गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के 9वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला खास करके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। यह प्रैक्टिस श्रृंखला खास करके भारत के भूगोल से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे बेहतर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहला प्रश्न जो लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। वैसे तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा बोमडीला, लेकिन इसके आधार पर अन्य प्रश्नों को भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि जिससे एक ही प्रश्न से करीब 8-10 प्रश्न आप एक साथ कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का अगर हम विस्तार की बात करें तो हिमालय पर्वत एक प्रकार से इसका ये जो सेक्शन है इसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर का हिमालय, इसे कहेंगे पूर्वोत्तर का हिमालय। और पूर्वोत्तर के हिमालय में टोटल यहाँ पर 6 राज्यों की चर्चा की जाती है, क्योंकि मेघालय राज्य जो है यह इसकी स्थिति देखने में तो लगती है कि यह पूर्वोत्तर का पार्ट है या हिमालय का पार्ट है, लेकिन वास्तव में यह जो भाग है यह प्रायद्वीपीय भारत का है। इसी आधार पर हमने इस पर प्रीवियस प्रश्न में देखा भी था कि गारो, खासी और जयंतिया प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। लेकिन शेष जो राज्य हैं जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश है, असम है, फिर यहाँ पर नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है। सिक्किम को तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि सिक्किम आपका मेन हिमालय के पार्ट में आता है। यहाँ पर मिजोरम है और त्रिपुरा है। इन सभी राज्यों की चर्चा आज हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई प्रकार के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कई पर्वत यहाँ पर हैं। अगर हम क्रम से देखें तो यहाँ पर मिसमी है, आभर है, मीरी है और डफला है। एक क्रम से नॉर्थ से साउथ के क्रम में है। अगर इनके नाम की हम बात करें तो नाम यहाँ पर है मीरी है, फिर यहाँ पर आभर है। सबसे पहला तो यहाँ पर आप देखते हैं, इधर लिख देते हैं मिसमी, आभर, मीरी और डफला। ये 4 जो पार्ट हैं ये किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। और अरुणाचल प्रदेश में कई दर्रे भी हैं। अगर इन दर्रों की हम बात करें तो एक दर्रा आपका बुमला है। बुमला जो दर्रा है यह भूटान, चीन प्लस अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर तवांग डिस्ट्रिक्ट है। तवांग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है इसका नाम है बुमला। अगर हम अन्य दर्रों की बात करें तो यहाँ पर एक दर्रा और यहीं नीचे मिलेगा, इसका नाम है सीला पास। क्या नाम है? सीला पास। सीला पास काफ़ी चर्चा में रहा है। सीला पास देखा जाए तो यहाँ पर तवांग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग को जोड़ता है। इस पर भी प्रश्न आगे हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है, यह जिस दर्रे से प्रवेश करती है इसका नाम है यांग्याप दर्रा। क्या नाम है? यांग्याप दर्रा। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा अगर हम अन्य दर्रों की बात करें, एक है बोमडीला। क्या नाम है? बोमडीला जो यहाँ पर देखिए प्रश्न ही पूछा है, क्या बोमडीला कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तो उसका नाम है बोमडीला है। और यही बोमडीला है जो तवांग घाटी से होकर के अरुणाचल प्रदेश से होकर के हम तिब्बत होते हुए कहाँ चले जाते हैं? चीन में चले जाते हैं। यहीं पर सीला पास भी है। अगर दीफू पास की हम बात करें तो दीफू पास आपका म्यांमार बॉर्डर पर है। म्यांमार बॉर्डर पर कई आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक तो है यहाँ पर, अगर इनका हम नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर दीफू दर्रा है, क्रम से आप लिख सकते हैं। दीफू दर्रा है, चौकान दर्रा है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में ही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिहांग दर्रा है, लिखा पानी है, ये सभी दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसान, पांगसान, ये जितने दर्रे हैं ये सब दर्रे किसके साथ सीमा बनाते हैं? तो म्यांमार के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। लेकिन अगर हम बात करें तिब्बत और चीन के साथ तो यहाँ पर आपके 2 दर्रे हैं, एक है बुमला है, बोमडीला है, और एक सीला पास। लेकिन सीला पास थोड़ा वहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम असम की बात करें तो असम में 2 पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 पहाड़ियाँ, एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है रेंगमा। मिकिर और रेंगमा ये दोनों कहाँ पर हैं? तो असम में हैं। मिकिर और रेंगमा ये असम में हैं। इसलिए हमने एक अलग स्लाइड पे ही रख लिया है कि जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए। यहाँ पर मिकिर है और फिर रेंगमा। तो मिकिर और रेंगमा ये दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? असम में हैं।
अगर असम में हम बात करें, एक घाटी है जिसका नाम है सुरमा घाटी। क्या नाम है? सुरमा घाटी, इसी असम में है। और ये सुरमा घाटी इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसी सुरमा घाटी में कई तेल की खानें हैं जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। एक है डिगबोई, डिगबोई आयल का है। फिर यहाँ पर है रुद्र सागर है। फिर एक है नाहरकटिया। क्या है? नाहरकटिया। ये बहुत चर्चित खदानें हैं असम की, जहाँ पर तेल के खदान पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मिकिर रेंगमा, तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। एक सुरमा घाटी है और इसी सुरमा घाटी में नाहरकटिया है, डिगबोई है और रुद्र सागर है। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी सुरमा घाटी में चाय की खेती बहुत व्यापक स्तर पर की जाती है। जो चाय का बागान है, चाय का बागान इसी सुरमा घाटी में ही किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में जो पहाड़ी है इसका नाम है नागा पहाड़ी। क्या नाम है? नागा पहाड़ी है। और नागा पहाड़ी, या हम कहें इसी नागालैंड में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट जपोय। क्या नाम है? माउंट जपोय। और माउंट जपोय से जो नदी निकलती है उसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। ये कहाँ से निकलती है? इसी नागालैंड से निकलती है। नागालैंड के माउंट जपोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक। बराक नाम है, बराकर नहीं है, क्योंकि बराकर जो नदी है वह दामोदर की सहायक है, लेकिन बराक जो है यही आगे जा करके मेघना नदी में मिल करके, किसमें? मेघना नदी जो कहाँ से निकलती है? मेघालय से निकलती है, आगे बढ़ती है और इसी में आके ब्रह्मपुत्रा मिलती है। फिर मेघना के नाम से यह नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो माउंट जपोय जो नागालैंड में है, यहाँ से निकलती है बराक नदी। बराक नदी किस में जाके मिलती है? मेघना में। मेघना में आके कौन मिलती है? तो ब्रह्मपुत्रा आके मिलती है। और इस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा नदी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अगर नागालैंड के विषय में अगर हम और कुछ बात करें तो यहाँ पर घाटियाँ हैं दो। एक का नाम है जोकू घाटी। क्या नाम है? जोकू घाटी। यह इसी नागालैंड में है। और ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है जोकू घाटी। कहाँ पर? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है जोकू घाटी। इसी प्रकार एक झील है यहाँ पर नागालैंड में जिसका नाम है दोयांग झील। क्या नाम है? दोयांग झील। और ये दोयांग झील जो है इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि यहीं पर एक संकटग्रस्त पक्षी पाया जाता है, इसका नाम है आमुर फाल्कन। क्या नाम है? आमुर फाल्कन। तो आमुर फाल्कन इसी दोयांग झील में पाया जाता है, जो एक संकटग्रस्त पक्षी है। इसके विषय में आपको पर्यावरण में विशेष जानकारी दी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर आपको इसके साथ देखनी पड़ेगी कि जिससे आप नागालैंड के विषय में कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे बना ले जाएं। तो नागालैंड में एक नागा पहाड़ी है, यहाँ पर जोकू घाटी है, माउंट जपोय से बराक नदी निकलती है जो मेघना नदी में जाके मिलती है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है दोयांग झील है। दोयांग झील में ही आमुर फाल्कन एक संकटग्रस्त पक्षी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर में आप देखेंगे एक है लोकटक झील है। क्या है? लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील के मध्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। एक केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा आप लोग जानते होंगे। पर्यावरण में इसकी चर्चा की जाती है। और यहीं पर एक हिरण पाया जाता है जिसका नाम है संघाई हिरण। ये सारी चर्चाएं किससे संबंध रखती हैं? मणिपुर से। और मणिपुर के विषय में अगर हम कुछ और बात करें तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है तूजू दर्रा। क्या नाम है? मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तूजू दर्रा। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो तूजू दर्रा किसको जोड़ेगा? तो एक तरफ मणिपुर है तो एक तरफ म्यांमार है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिजोरम है। यहाँ मिजोरम में अगर हम देखें तो मिजोरम में एक पहाड़ी जिसका नाम है मीजो पहाड़ी। क्या नाम है? मीजो हिल है। और मीजो हिल के बारे में अगर हम बात करें तो इसी का एक नाम और है जिसको कहते हैं लूसियान हिल। क्या कहते हैं? लूसियान हिल है। इसी मीजो हिल का अदर नाम है, दूसरा नाम है लूसियान हिल। और यहीं पर एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है ब्लू माउंट। क्या नाम है? ब्लू माउंट है। यह इसी मीजो पहाड़ी का ही पार्ट है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसी में एक है मोलेसिस बेसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोलेसिस बेसिन पाया जाता है इसी मिजोरम में। ये भी कभी काल प्रश्न पूछा जाता है, मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। और यह क्यों चर्चा है? क्योंकि यह अवसाद से बनी हुई एक बेसिन है जो खास करके मृदुल एवं कैसा? मृदुल एवं असंगठित अवसाद से निर्मित झील है
इसलिए इसका नाम होता है मोलेसिस बेसिन, और ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। इसी प्रकार अगर आप त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक पहाड़ी जिसका नाम है त्रिपुरा हिल। क्या नाम है? त्रिपुरा हिल। इसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी आपकी पूर्वोत्तर से संबंध रखने वाली है, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक पहाड़ी है जो असम और नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसका नाम यहाँ पर है पटकोई बम। क्या नाम है? पटकई बुम भी कहते हैं। पटकई बुम कहाँ कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड की सीमा पर है। इसी प्रकार असम, नागालैंड और मणिपुर की भी सीमा पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बरेल। क्या नाम है? बरेल। यहाँ से तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि बरेल किसकी सीमा पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड। असम है, यहाँ पर मणिपुर है, और नागालैंड की सीमा पर कौन है? तो बरेल है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड की सीमा पर कौन है? तो पटकोई बुम है। इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और पहाड़ी यहाँ पर हमको ध्यान रखना चाहिए था, जो नागा पहाड़ी है नागालैंड में, इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट सारामती। क्या नाम है? माउंट सारामती। यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको क्लियर रखना है। इसी जैसा मिलता जुलता एक नाम आपको और मिलेगा, और वो मिलता है, कह सकते हैं, लद्दाख में। कहाँ मिलता है? लद्दाख में, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पे नाम है माउंट राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। तो माउंट राकापोसी अलग है, जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले सेक्शन में पाया जाता है, जबकि माउंट सारामती नागा पहाड़ी का पार्ट है, जो कहाँ पर है? नागालैंड में है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी हम पूर्वोत्तर के भारत के संबंध में देने का प्रयास किए हैं, जो हिमालय से संबंध रखते हैं, और इसके आधार पर बहुत प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या कम है, फिर भी हम संक्षेप में इनकी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, चतुर्थक तंत्र शैल निम्न में से किस में नहीं पाए जाते हैं? तो चतुर्थक का तात्पर्य होता है कि जो लेटेस्ट, सबसे नवीन पर्वत संरचनाएं हैं, अर्थात अल्पाइन कालखंड की जो संरचनाएं हैं, क्योंकि सबसे नवीन संरचनाएं वही होती हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हम भौगोलिक कैलेंडर की बात करें तो सबसे पुरानी जो संरचना उसका नाम है प्री कैम्ब्रियन है, फिर पैलियोजोइक है, फिर मेसोजोइक है, फिर सेनोजोइक है, और सेनोजोइक में भी जो प्राचीन है इसको कहते हैं टर्शियरी कालखंड, और जो नवीन है उसको कहते हैं क्वाटरनरी। तो यह क्वाटरनरी की बात कर रहा है, चतुर्थ क्रम की शैलों की बात कर रहा है। तो चतुर्थ क्रम की शैलें कहाँ नहीं पाई जाएंगी? तो कर्नाटक में नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि कर्नाटक सबसे प्राचीनतम संरचनाओं से निर्मित भाग है, अर्थात यहाँ पर आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, विंध्यन क्रम की चट्टानें कर्नाटक में पाई जाती हैं। जबकि शेष भारत में जो संरचनाएं हैं प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ करके, जैसे थार का मरुस्थल है, कच्छ का रण है, या मध्य गंगा का मैदान है, इन सब में अवसादी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसलिए चतुर्थक शैल तंत्र में कर्नाटक नहीं शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? इसके विषय में भी बहुत बेहतर जानकारी आपको तो जो भौगोलिक कैलेंडर उसमें दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम चर्चा करें तो पूरे हिमालय की जो उत्पत्ति है यह अल्पाइन कालखंड की है। ऐसा आपसे हमने कल ही चर्चा किया था कि यह किस कालखंड का है? अल्पाइन। और अल्पाइन का तात्पर्य होता है यह सीनोजोइक कालखंड का। कब का है? सीनोजोइक कालखंड। और सीनोजोइक कालखंड, इसके पूर्व की जो कालखंड उसका नाम है मेसोजोइक, और उससे पूर्व का जो नाम इसका नाम है पैलियोजोइक। ये सब आपके फेनरोजोइक कालखंड के हैं। और इससे पूर्व की जो संरचना है जिसको कहते हैं आजोइक, और आजोइक की जो संरचना इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में ही आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन आता है। और इस सीनोजोइक कालखंड की संरचनाओं को हम अल्पाइन कहते हैं। और इसी में दो कालखंड है, एक का नाम है क्वाटरनरी और एक का नाम है टर्शियरी। इसी टर्शियरी कालखंड में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और अगर टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी में भी कई पार्ट है जहाँ पर हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। टर्शियरी में देखा जाए तो कौन कौन से कालखंड आते हैं, यहाँ पर सारे कालखंड लिखे गए हैं। इनको आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैलेंडर लिखा है, इस कैलेंडर के पढ़ने का जो तरीका है, पुराना नीचे है, और जैसे जैसे इधर जाएंगे ये नवीन होगा। क्या होगा? नवीन होगा। तो ऊपर नवीन है, नीचे प्राचीन है। ऐसे में पैलियोसीन यह प्राचीन है, ईओसीन उससे नवीन है, ओलिगोसीन उससे नवीन है, मायोसीन उससे नवीन है, और प्लियोसीन उससे नवीन है। तो ये जो 5 क्रम हैं, इसी 5 क्रम में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और ये सब किसके पार्ट है?
ध्यान रखिएगा, यह टर्शियरी कालखंड कहलाते हैं। कौन से कालखंड कहलाते हैं? सीनोजोइक का यही कहलाता है टर्शियरी कालखंड। तो टर्शियरी कालखंड में 5 सब पार्ट हैं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन। इसमें भी अगर हम बात करें पैलियोसीन का, तो पैलियोसीन कालखंड जो था, इसमें टेथिस भूसन्निधि का संकुचन हुआ है। क्या हुआ है? टेथिस का संकुचन प्रारंभ हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और जब टेथिस का संकुचन हुआ तो उसके पश्चात इयोसीन कालखंड में जो बनी है संरचना, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या बना है? ट्रांस हिमालय। प्लस यहाँ पर एक घाटी बनी है जिसका नाम है ITSZ, अर्थात इंडस सांगपू सचर जोन। जो ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन में ही आपका ग्रेट हिमालय बना है, ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय बना है, प्लस MCT की घाटी बनी है। इसी प्रकार अगर मायोसीन की बात करें तो मायोसीन में लघु हिमालय बना है, प्लस यहाँ पर MBF की संरचना बनी है, मेन बाउंड्री फॉल। अगर हम प्लियोसीन की बात करें तो यहाँ पर शिवालिक हिमालय बना है, प्लस HFF की संरचनाएं बनी है। इस प्रकार हिमालय की जो कंप्लीट संरचना है, यह कह सकते हैं टर्शियरी कालखंड की है। और टर्शियरी कालखंड किसका है? तो सीनोजोइक कालखंड का है। और इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय उत्पत्ति और संरचना के आधार पर हिमालय से भिन्न है, लेकिन स्थिति हिमालय के पास है, इसलिए लोग उसको हिमालय के तहत पढ़ते हैं, जबकि उसकी संरचना हिमालय से मैच नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न स्पष्ट लिखा है हिमालय के विषय में। तो हिमालय की जो उत्पत्ति का कालखंड है वह ओलिगोसीन है, क्योंकि यहीं पर ही ग्रेट हिमालय और MCT की संरचना बनी है। उससे पूर्व की जो घटनाएं हैं, चाहे वह इयोसीन की हो चाहे वह प्लियोसीन की हो, इसमें ट्रांस हिमालय का विकास हुआ है, जो कि हिमालय की मूल संरचना से मैच नहीं करता है। इस प्रकार से इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा B, मध्य ओलिगोसीन कालखंड में हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम नहर किस राज्य में स्थित है? तो अगर बर्मिंघम नहर के बारे में बात करें तो बर्मिंघम नहर यहाँ पर, क्योंकि नहर तो बहुत सारी हैं और सभी नहरों के विषय में तो अभी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस नहर की अगर टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग 798 किलोमीटर लंबी है, अर्थात एवरेज यह 800 किलोमीटर लंबी नहर है। और ये कहाँ पर है? तो कोरोमंडल तट के समानांतर है। कोरोमंडल का तात्पर्य है ये जो आपका कोरोमंडल तट है, इसी कोरोमंडल तट के समानांतर है। और कहाँ से कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा कहाँ से? आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला में। आंध्र प्रदेश में है पूर्वी गोदावरी जिला, यहाँ से यह नदी प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? तो बेलुपुरम तक जाती है। और बेलुपुरम कहाँ तक है? कहाँ तक जाती है? बेलुपुरम। और ये कहाँ पर है? यह ध्यान रखिएगा, यह आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से संबंध रखने वाली नहर का नाम है बर्मिंघम नहर। इसकी टोटल लेंथ 800 किलोमीटर है, जो पूर्वी गोदावरी जिले से प्रारंभ होती है और बेलुपुरम तमिलनाडु में जाकर के समाप्त होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर सिंधु की सहायक नदी के विषय में प्रश्न पूछा है। तो झेलम सिंधु की सहायक नदी है, सतलुज भी है, चेनाब भी है, लेकिन इंद्रावती, ये नाम है इंद्रावती। इंद्रावती जो है, ध्यान रखिएगा, यह सिंधु की सहायक नहीं है, बल्कि इसके विषय में कल हम लोग चर्चा किए थे। अब कल जब चर्चा हम कर रहे थे आपका गोदावरी नदी के विषय में, तो वहाँ पर हमने आपसे कहा था कि गोदावरी नदी की कई सहायक नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ हैं जो लेफ्ट से आती हैं, कुछ नदियाँ हैं जो राइट से आती हैं। लेफ्ट से आने वाली नदियों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका वेनगंगा था, क्या था? वेनगंगा था, पेनगंगा था, वर्धा था, और इन सबको मिला करके बनने वाली नदी का नाम था प्राणहिता। क्या नाम था? प्राणहिता। फिर उसके पश्चात था सबरी, तिलेरू। ये सभी नदियाँ गोदावरी की हैं और वो भी राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड की, बाएं तट की हैं। अगर दाहिने तट की बात करें तो दाहिने तट की सिर्फ एक नदी थी जिसका नाम था मंजरा। इस पर चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो इंद्रावती नदी है, यह इंद्रावती नदी ध्यान रखिएगा सिंधु की सहायक नहीं है बल्कि गोदावरी की सहायक है, जबकि झेलम, सतलज, चेनाब ये सब किसकी सहायक हैं? तो सिंधु की सहायक हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टैंक सिंचाई पद्धति किसे कहते हैं, अर्थात इसका संबंध किससे है? तो टैंक सिंचाई का तात्पर्य होता है तालाब के माध्यम से। किसके माध्यम से? तालाब। तो तालाब कहाँ बनाए जाएंगे? जहाँ पर जल का अभाव होगा या जहाँ पर हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत की संरचनाएं भी इसके
फेवर में हैं, इसके अनुकूल हैं, इसलिए वहाँ पर प्राकृतिक तालाब पहले से ही बने हैं और मानव ने उन तालाबों को थोड़ा मॉडिफाई करके और प्राकृतिक जल को, जो वर्षा का जल है, उसे संग्रहित करते हैं, जिससे बाद में सिंचाई के कार्य में उपयोग किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी पठार है, दक्षिणी पठार में ही ज़्यादातर संरचनाएं तालाब की हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सिंचाई का कार्य करते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है दक्कन जाल। दक्कन जाल को ही कहते हैं दक्कन का ट्रैप। जाल का तात्पर्य यहाँ पर ट्रैप है, ये आपको क्लियर रखना है। तो दक्कन जाल पूछे या दक्कन का ट्रैप पूछे, दोनों का तात्पर्य एक ही है। पूछा है कि यह किसका बना हुआ है, तो दक्कन का जो ट्रैप है यह बसाल्ट संरचना से बना है। किससे बना है? बसाल्ट से बना है। इसकी बहुत बृहद जानकारी जब ज्वालामुखी की चर्चा की जाती है तो वहाँ पे दी जाती है कि जब कहीं पर भी भ्रंशन के माध्यम से, किस माध्यम से? भ्रंशन के प्रकार से जब ज्वालामुखी होता है, भ्रंशन ज्वालामुखी जब होता है, तो यहाँ से निकलने वाला जो मैग्मा होता है या बसाल्ट होता है। कैसा होता है? बसाल्ट होता है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का कालांतर में क्या हुआ, यहाँ पर भ्रंशन हुआ और उसी भ्रंश में आप देखते हैं नर्मदा है, तापी है, फिर इस तरफ आप देखेंगे तो महानदी है, सोन नदी है, दामोदर है। ये सभी नदियाँ कहीं न कहीं भ्रंश में ही बहती हैं। लेकिन फिर भी हम दो नदी को ही सिर्फ भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, नर्मदा और तापी, क्योंकि वह अपने ढाल के प्रतिकूल जाती हैं। बाकी अन्य नदियां भी भ्रंश घाटी में ही बहती हैं, लेकिन वो ढाल के अनुकूल है, इसलिए उन पर चर्चा नहीं की जाती है। चाहे सोन नदी हो, चाहे दामोदर हो, चाहे महानदी, ये सब भी भ्रंश घाटी में ही बहती है। ब्रह्मपुत्रा भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये जो भ्रंश बना है, इस भ्रंश के सहारे जो मैग्मा निकलता है वह मैग्मा होता है बसाल्ट मैग्मा। इसलिए दक्कन के ट्रैप की जो संरचना है यह बसाल्ट से निर्मित है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि यह ट्रैप है, ट्रैप का तात्पर्य है कि एक बार यहाँ पर मैग्मा मान लेते हैं जमा हुआ, कुछ कालखंड के लिए यहाँ पर शांति आई, तो यहाँ पर फिर से वनस्पतियाँ ग्रो कर गई, पुनः यहाँ पर मैग्मा आया, फिर से ये सब ट्रैप बन गए, मतलब दो संस्तरों के मध्य में दब गई हैं अवसादें। उसके पश्चात फिर यहाँ पर कुछ जीवाश्म आ गए, फिर मैग्मा का यहाँ पर एक पार्ट आ गया। तो इस प्रकार से जब संरचनाएं बनती हैं, एक मैग्मा की परत, फिर अवसाद, फिर मैग्मा की परत, फिर अवसाद, फिर मैग्मा की परत, इस प्रकार से हम कहते हैं ट्रैप। ट्रैप का तात्पर्य है कि दो मैग्मा के संस्तरों के मध्य में जीवाश्म क्या होते हैं? बंद हो गए हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रैप। क्या कहते हैं? ट्रैप। ये जो ट्रैप है यह प्रायद्वीपीय भारत में ही बने हैं। और किस कालखंड से बने हैं, अगर इसके विषय में कभी प्रश्न पूछा जाए तो इनका जो यह, क्योंकि एक ही कालखंड में तो हुआ नहीं है, इसके बनने में बहुत लंबा वक्त लगा है। इसकी शुरुआत हो जाती है क्रिटेशियस कालखंड से। कहाँ से? क्रिटेशियस कालखंड से शुरू होती है। और क्रिटेशियस कालखंड किसका पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, मीसोजोइक का पार्ट है। किसका पार्ट है? मीसोजोइक का पार्ट है। यहाँ से यह संरचना बननी प्रारंभ होती है। और कब तक यह बसाल्ट का कार्यक्रम चलता है या कब तक यहाँ पर मैग्मा का निष्कासन होता है, तो इयोसीन काल तक। कहाँ तक? इयोसीन कालखंड तक। और इयोसीन कब का है? अभी आपने ऊपर देखा कि यह टर्शियरी कालखंड का। किसका है? टर्शियरी कालखंड का है, जो सीनोजोइक कालखंड का। तो क्रिटेशियस कालखंड से प्रारंभ होता है इसका निर्माण, और कब तक बनता है? तो इयोसीन कालखंड तक बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रारंभ होता है कहाँ से बनना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मीसोजोइक कालखंड है। और मीसोजोइक कालखंड में ही है यहाँ पर ये है क्रिटेशियस कालखंड। कौन सा है? क्रिटेशियस कालखंड। इस कालखंड से बनना प्रारंभ होता है और कहाँ तक बनता है? इयोसीन। इस कालखंड में आपका पूरा प्रायद्वीपीय भारत का जो ट्रैप है यह बनता है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो यहाँ पर जितनी नदियाँ लिखी गई हैं, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे सतलज हो, चाहे सिंधु हैं, इन सब का उद्गम, ये तीनों नदियाँ का उद्गम आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैलाश मानसरोवर है जो तिब्बत के पठार पर उपलब्ध है। यहीं पर कैलाश पर्वत है, यहीं पर कैलाश मानसरोवर है। और कैलाश मानसरोवर की सिंधी खवाब गारतंग से निकलने वाली नदी का नाम है सिंधु है। इसी कैलाश मानसरोवर के राकसताल से निकलने वाली नदी का नाम सतलज है। और इसी कैलाश मानसरोवर के अगर देखा जाए यहाँ पर जमायुंगदंग इमानी या इसी कहते हैं आंगसी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी भारत के ही टेरिटरी से निकलती है और भारत के ही टेरिटरी के पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन कर देती है। इसके विषय में हम लोग कल बृहद चर्चा किए थे। तो इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है?
पणजी जो है वह गोवा की राजधानी है, ऐसा आपको क्लियर रखना है। और यहाँ पर गोवा में दो नदियाँ हैं, एक नदी का नाम है मांडवी और एक नदी का नाम है जुआरी। तो मांडवी और जुआरी दो नदियाँ हैं जो गोवा से प्रवाहित होती हैं और इसी मांडवी नदी के तट पर स्थित है आपका पणजी। अगर हम शेष नदियों की बात करें कि जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं, तो यहाँ पर आपको माही मिलता है, नर्मदा है, तापी है। इन सब नदियों के साथ साथ आप अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोयना, पाबना, कोयना और पाबना जो है यह आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मांडवी जुआरी आपकी गोवा में है। फिर अगर आप कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी आपकी दो नदियाँ मिल जाएंगी, एक का नाम है शरावती और एक का नाम है बराही। शरावती के विषय में भी आप लोग जानते हैं, इसी पर जोग जलप्रपात है। और अगर बराही की बात करें तो बराही पर भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है कूचिकल, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगर हम बात करें आपका केरल में, तो केरला में भी नदियां हैं जिसका नाम है पेरियार और पंबा। तो ये नदियां जो हैं या पश्चिमी घाट से निकल करके और अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। इसी प्रकार अगर हम इस पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में भी कई नदियां हैं जो क्रम से उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं, और इधर की नदियों के आपने क्रम देख लिया है, यह उत्तर से दक्षिण का ही क्रम है। तो इस प्रकार से आपको क्रम याद रखना। अगर इधर की नदियों की हम बात करें तो सबसे ऊपर मिलती है स्वर्ण रेखा। क्या मिलती है? स्वर्ण रेखा मिलती है। फिर इसके पश्चात अगर बात करें तो बैतरणी है। क्या है? बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, चिल्का झील है। और ये सब पार्ट जो है किसके हैं? चिल्का झील है। फिर यहाँ पर हम बात करें तो ऋषिकुल्या है। क्या है? ऋषिकुल्या। इतना जो पार्ट है यह अगर हम देखें तो यह उड़ीसा के तट से है। किससे है? उड़ीसा के तट से है। इसके पश्चात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रम से आप देख सकते हैं वंशधारा है। ये जो वंशधारा नदी है यह आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होती है। और यहाँ पर अन्य नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पर गोदावरी है। क्या है? गोदावरी है। उसके पश्चात एक झील मिलती है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू झील है। तो यह क्रम है उत्तर से दक्षिण का। क्या है? उत्तर से दक्षिण का। इसके पश्चात यहाँ पर मिलेगा कृष्णा नदी। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है पेन्नर। और अगर नीचे जाते हैं तो मिलेगा पुलिकट। इतना जो पार्ट है यह सब आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये पुलिकट का कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु में भी आता है। और इसी पुलिकट झील के मध्य में एक टापू है जिस पर श्री हरिकोटा स्थित है। क्या है? श्री हरिकोटा स्थित है। इसके विषय में भी हम अतीत में एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम और दक्षिण की तरफ जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ और नदियाँ हैं। और वो नदियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की जो अन्य नदियाँ हैं उनमें कौन कौन सा नाम है? यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पुलिकट के पश्चात कावेरी है जो दक्षिण में जाएगी। इसके पश्चात है वैगई है और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जो है यह कह सकते हैं सबसे दक्षिणतम नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये कहाँ से निकलती है? तो कार्डेमम पहाड़ी से निकलती है जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं। शेष नदियों पर चर्चाएं हम लोग कालक्रम में धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन अभी तो चूंकि इस प्रश्न के आधार पर हमने दोनों तरफ की नदियों की चर्चा कर ली है कि जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में गिरती हैं या जो कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्या क्रम है। तो स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, चिल्का झील, ऋषिकुल्या ये सब उड़ीसा में है। वंशधारा, गोदावरी, कोल्लेरू, कृष्णा, पेन्नर और पुलिकट ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी ये सब नदियाँ आपकी कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में हैं। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मांडवी, क्योंकि मांडवी और जुआरी कहाँ पर हैं? गोवा में है। और इसी मांडवी नदी के तट पर स्थित है पणजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी का पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पर दिया है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। किससे पूछ रहा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो यह नदी है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। अगर कावेरी के विषय में हम और चर्चा करें तो कावेरी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, इस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अतीत में। शिव समुद्रम क्या है? इसका सर्वाधिक आयतन है। क्या है? सर्वाधिक आयतन है। ये आपको क्लियर रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो इस कावेरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो उत्तर से मिलती हैं और कुछ दक्षिण से मिलती हैं, अर्थात कुछ बाएं तट से मिलती हैं, कुछ दाएं तट से मिलती हैं। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में कई नदियां हैं जिसमें आती हैं हेमवती है। क्या है? हेमवती है। तिमसा है। क्या है? तिमसा है।
अगर हम दाहिने तट की बात करें तो दाहिने तट की आपकी मिलती है काबनी, भवानी, नोइल और अमरावती। अमरावती से आप कंफ्यूज मत करिएगा, अमरावती यह नदी है, जबकि अमरावती आपका एक मिलेगा जो आंध्र प्रदेश के पास मिलता था, और वर्तमान में वह क्या है, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई जा रही है। तो इस पर आप क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी ही ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस राज्य में कार्डेमम पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो कार्डेमम के विषय में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। कार्डेमम देखा जाए तो हम कह सकते हैं दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं, दक्षिण की पहाड़ियों में आपकी नीलगिरी आती है। नीलगिरी के पश्चात अगर आप देखें तो यहाँ पर अन्नामलाई है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी, जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके पश्चात जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर है कार्डेमम, और कार्डेमम को ही हम क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और यहीं से निकलती है ताम्रपर्णी नदी, जिसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखेंगे दर्रे हैं, एक दर्रे का नाम है यहाँ पर पाल घाट है, और एक का नाम है सिमकोट्टा गैप। इस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इन सब टॉपिक को बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न जब पूछा जाता है तो फिर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत बेहतर आंसर है, क्योंकि आंसर ये ऐसे दिए गए हैं कि झारखंड बिहार से कोई संबंध नहीं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से कोई संबंध नहीं, पंजाब राजस्थान से कोई संबंध नहीं। तो संबंध किससे है, केरल और तमिलनाडु से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मदेई, मांडवी एवं महादायी नदियों से संबंधित है। तो जो मांडवी नदी है इसी को हम लोग महादायी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महादायी के नाम से जानते हैं। और एक गोवा और कर्नाटक के मध्य में एक प्रकार से जल विवाद का कारण भी रहता है। तो मांडवी और महादायी जो कर्नाटक और गोवा के मध्य में स्थित है, ये तो हो गया। और जो मादेई है ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। लेकिन इन तीनों नदियों का संबंध केरल से नहीं है। किससे, केरल से नहीं है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज की यह प्रैक्टिस श्रृंखला, आज के एपिसोड के अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों के आधार पर हम अन्य तथ्यों को समझने का प्रयास किए हैं। आपको यदि इस वीडियो का टेलीग्राम का लिंक चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां से आपको सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और इसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप उसे ज्वाइन करें और वहां से सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। चैनल को खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।